तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पिनाकल स्टैटिक जीके में गुप्त वंश है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्त वंश। पहले प्रश्न से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है, विधि शब्द का संदर्भ से है, तो यह है प्रशासनिक इकाई से, प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हमारा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। चलिए, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ प्रशासनिक इकाई से है। गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभागों का एक पदानुक्रम था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसे प्रांतों में विभाजित किया गया तथा जिन्हें आगे विषयों में विभाजित किया गया था। एक विषयपति विषय का संचालन किया करता था। विषय के एक भाग को विधि कहा जाता था। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी हो जाएगा। करा निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक था और उसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी नाम की एक लड़की से शादी की जो लिच्छवी वंश की थी। गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी वंश का मुख्यालय वर्तमान बिहार के वैशाली में था। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके दरबारी और कवि हरिसेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनकी महान सैन्य विजय के कारण एवी स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, जो उन्हें 100 लड़ाइयों के नायक के रूप में भी वर्णित करता है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? जो कि कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? तो यह हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन सी हरिसेन। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि स्तुति में। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति की रचना की। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित करती है। वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेरनाग और डैश की बेटी थी। तो यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। कड़ा है वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेरनाग और डैश की बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुक वंश से संबंधित था? तुलुक वंश से, तो यह था कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है तुलुक वंश से संबंधित थे। पुष्पित शुंग जो है शुंग वंश से, विष्णुवर्धन होयसला से और सिंह विष्णु जो है पल्लव से थे। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो यह हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में वर्णित करता है। यह बताता है कि उसने उत्तर के भारत के कई राजाओं को हराया था। स्तंभ एक प्रशस्ति है जिसकी रचना उनके दरबारी हरिसान ने की है। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक डैश था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त युग के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल 300 ईस्वी पूर्व के ईस्वी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक रहा। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक शुल्क लगाया था जो एक हल कर था, जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। तो हल्वकर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरी शताब्दी में वाकाटक का वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था विंध्य शक्ति। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त शासक था? तो यह था विक्रमादित्य। ऑप्शन बी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच निम्नलिखित गुप्त शासक थे: चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, दिनार। बहुत पूछता है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार। ऑप्शन डी दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता के असाधारण उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? तो सूरदास। ऑप्शन ए सूरदास। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? सूरदास। ऑप्शन ए सूरदास।
डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया, तो गुप्त। ऑप्शन सी गुप्त। डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल, तो गुप्त युग। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अब देख लेते इसके बारे में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के बीच की अवधि को गुप्त सम्राट के दौरान गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों की बड़ी उपलब्धियों के कारण भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चलिए, वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे मैं सारी टॉपिक करवा दूंगा पिनाकल स्टैटिक का। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।